Chapter 9 Gravitation, and in this chapter we learn universal law of gravitation. क्या थी यूनिवर्सल लॉ? कि दो मास, एक का मास m है और दूसरे का कैपिटल M है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एज पर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, whereas same is inversely proportional to square of the distance between them। और वो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द टू मासेस। यहाँ एस से नहीं, सेंटर से, राइट। एंड इसका मतलब क्या हुआ कि ये फोर्स जो है, मास बढ़ेंगे तो फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। दैट मीन्स ये सपोज ये दो मैग्नेट हैं, मैग्नेट से समझ लें, तो जितना ये दूर जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, और जितना पास आते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। इनवर्सली का मतलब यह है, एक घटेगा मतलब डी बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, डी घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। क्लियर? एंड इसको हम कंबाइन करके हमने क्या लिखा था, फोर्स को हम लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे तो इक्वल टू जी। दिस इज कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड उसकी वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी मीटर टू के जी स्क्वायर, राइट। वी ऑल्सो लर्न कैपलर्स लॉ। कैपलर्स में हमने पढ़ा three principle. The first principle said कि all the planets in our solar system वो इस पाथ में मूव करते हैं। इस पाथ में मतलब इलिप्टिकल पाथ में, जहाँ पे सन कहाँ होता है, एट वन ऑफ द फोकस ऑफ दिस इलिप्स। इलिप्स के दो सेंटर होते हैं, उसको फोकस बोलते हैं, एक ये राइट में होता है, एक लेफ्ट में होता है। पहला लॉ ये था। सेकंड उसका जो लॉ था ये था कैप्लस का, कि कोई भी प्लैनेट के सेंटर से सन के सेंटर को यदि एक लाइन से जोड़ दो, और वो लाइन ऐसे एक एरिया को स्वीप करेगी, चलते समय स्वीप करती है या झाड़ू लगती है, तो ये जो एरिया स्वीप होगा इन टाइम से टी, तो एग्जैक्टली जब दूसरी साइड में देखोगे आप इलिप्स के, यही प्लैनेट टी टाइम में एक डिफरेंट एरिया स्वीप करता है। बट ये जो एरिया येलो है और ये येलो है, इसका एरिया की वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्टली सेम होगी। देखने में डिफरेंट लग रहा है बट एरिया वाइज बोथ आर सेम। इज सेकेंड लॉ। इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि कोई भी प्लैनेट, वेदर इट इज अर्थ, जुपिटर, नेपच्यून और प्लूटो, वो यदि सन के पास में आएंगे, दैट मीन्स ये डिस्टेंस रेडियस मिनिमम होगा, उस जगह पे उनकी स्पीड फास्टेस्ट होगी। ऐसा भगवान ने इसलिए बनाया है कि जब ये फास्टेस्ट होगी तो कम से कम टाइम में ही सन के पास रहेगी। दैट इज वाई यहाँ से बी से सी तक अर्थ को ट्रेवल करने में या किसी भी प्लैनेट को ट्रेवल करने में ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल किया, टाइम सेम लगा। Whereas between D to A distance is less, but they took same time. That means it was moving slowly. इसका मतलब ये हुआ कोई भी प्लानट आर मैक्स मीन्स फारदस्ट दूरी पर होगा, सन से सबसे दूर होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, स्लोएस्ट होगी। एंड ये जो आर मैक्स और आर मिनिमम है, दैट मीन्स इस फोकस से इस एस तक का फारदस्ट डिस्टेंस का और जो नियरेस्ट डिस्टेंस का, इन दोनों का यदि मीन लूँ, दैट मीन्स आर मैक्स प्लस आर मीन डिवाइड बाई 2 करूँ, उसका उसका रिलेशन होता है इसका एक प्लैनेट को इसके चारों तरफ टाइम, एक बी से स्टार्ट हुआ और घूम के बी पे आएगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड टी। उन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, एंड देन रिलेशन इज दिस। क्या रिलेशन होता है, आर क्यूब डिवाइड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड दैट कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड केपलर कॉन्स्टेंट। मीन्स जो मीन ऑफ द डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस है, मीन्स इस एलिप्स का एक तरह से समझ लो डायमीटर, डायमीटर का हाफ, वही हुआ रेडियस, मीन रेडियस, उसके क्यूब डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर। टाइम स्क्वायर मीन्स टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल दिस इलिप्टिकल पाथ। उनका दोनों का रेशियो को वो ले, वो कांस्टेंट होता है, तो ये याद रखना है। क्लियर? प्लस हमने और सीखा था कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्लैनेट, सपोज अर्थ ही लेते हैं, जैसे जैसे हम अर्थ से दूर होते जाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन दैट ऑब्जेक्ट वो क्या होता है, घटता जाता है। क्यों घटता जाता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड कम होती जाती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी जैसे मैग्नेट का होता है, एक्जैक्टली सेम वे में जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे हमारी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। यही तो हो रहा है इसमें यूनिवर्सल लॉ में, जैसे दूर होते जाते हैं प्लैनेट एक दूसरे को या मासेस एक दूसरे को कम फोर्सेस से अट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक प्लैनेट है, एक दूसरा मास है, तो जैसे जैसे दूर होते जाएंगे उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। उसको हम कैलकुलेट इस लॉ से कर सकते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो यदि अर्थ के एटमॉस्फेयर में देखें तो यदि यहाँ पर एक दो है, F1 है, एक F2 है,
तो यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ जो होगा वो कम होगा। मान लो इनके एग्जाम्पल में उसकी वैल्यू हो सकती है, दोनों का मास सेम है, तो एक का फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू एम इंटू जी वन, ये होगा फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू जी टू। जी टू क्या है, इट रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फीस, मीन्स रिप्रेजेंटेशन है ग्रेविटेशनल फीस, जैसे कलर से हमने दिखाया तो क्या हो रही है, ग्रेविटेशनल फीस कम होती जा रही है। जी को दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, ग्रेविट एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीन्स ग्रेविटी की वजह से ये छोड़ दूँ तो ये गिरना शुरू होगा। तो जिस स्ट्रेंथ, जितना अर्थ खींचेगी अपनी तरफ या प्लेनेट खींचेगा कोई भी अपनी तरफ, वही तो जी होता है। तो जी बोले या स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बोले, दैट इज व्हाट वी लर्न। हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की थी कि वेट जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू जी, एम जी, मीन्स मास क्या होते हैं यूनिट केजी, और वेट की यूनिट क्या होती है न्यूटन। तो यदि आपसे कोई पूछता है आपका वेट कितना है, यू कैन नॉट से 60 केजी या 50 केजी, इट इज मास बेसिकली, बट वेट कितना होगा, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू फोर्स, मीन्स जी से मल्टीप्लाई करना होगा। यदि 60 केजी है, जी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली यदि हम 10 ले लेते हैं तो आपका वेट कितना होगा, 600 न्यूटन। So whenever anybody asks you, you have to say my weight is 600 Newton, not 60 kg. You can say my mass is 60 kg. क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि मास हमारा इररेस्पेक्टिव, हम जैसे इस जगह पे ऊपर वाले में देख रहे थे, किसी भी जगह रहूँ, प्लैनेट से कितना पास में रहूँ कितना दूर रहूँ, मेरा मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मीन्स मैं अर्थ पे रहूँ या मून पे रहूँ, मेरा मास स्टिल 60 केजी रहेगा। बट ग्रेविटेशनल फील्ड जी की वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए जैसे मैं दूसरे प्लैनेट पे जाऊँगा क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी, जैसे मून पे जाते हैं तो हमारा वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है, 1/6, क्योंकि जी की वैल्यू घट गई, मास तो मेरा कांस्टेंट है। दैट इज व्हाट वी लर्न। वी आल्सो लर्न कि थ्रस्ट एंड प्रेशर इनमें क्या होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या होता है। थ्रस्ट हमने सीखा था, जब भी मैं कोई फोर्स किसी सरफेस के परपेंडिकुलर लगाता हूँ, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। जब मैं इस पे थ्रस्ट लगाता हूँ या फोर्स लग रहा है, एक ही मतलब है, बस कहने का मतलब वो फोर्स जो परपेंडिकुलर सरफेस के, दैट इज थ्रस्ट। तो बेसिकली थ्रस्ट और फोर्स एक ही है, बस फोर्स के लगाने के तरीकों को थ्रस्ट बोलते हैं, राइट। जब मैं फोर्स जैसे इस पिन पे हमने लगाया था कि पॉइंट क्या है इसका, पॉइंट पॉइंटेड है, पॉइंटेड मीन्स का एरिया इज वेरी लेस, दैट मीन्स इट इज शार्प लाइक अ इंजेक्शन। सेम वे में ये एक नेल है, इसका एरिया क्या है, ज़्यादा है, दैट मीन वी से ब्लंट कुट्टल है। और हमने यदि सेम फोर्स लगाया तो ये क्या होगा, पूरा फोर्स कंसंट्रेट कहाँ हो गया, इस पॉइंट पर, दैट मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको हम बोलते हैं प्रेशर। तो मीन्स मेरा फोर्स एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो गया, दैट मीन माई एरिया इज निग्लिजिबल। तो जैसे यदि ये जीरो हो जाता तो क्या हो जाता, कोई भी नंबर के नीचे जीरो हो तो क्या होता है, इनफाइनाइट, दैट मीन्स मेरा प्रेशर क्या हो गया, इनफाइनाइट। मैंने हल्का से फोर्स से कितनी वैल्यू, कुछ भी फोर्स की वैल्यू, यदि एरिया जीरो हो गया या निग्लिजिबल हो गया तो मेरा प्रेशर कितना हो, इनफाइनाइट। इसलिए इंजेक्शंस क्या होते हैं, इतने पॉइंटेड बनाए जाते हैं सो दैट आपकी बॉडी में हल्का सा फोर्स लगाई अंदर एंटर कर जाए। वेयर एस इसमें यदि ब्लंट में देखें तो मेरा एरिया बढ़ गया तो क्या हुआ, सेम फोर्स में एरिया बढ़ गया तो टोटल वैल्यू क्या होगी, कम, दैट मीन्स मेरा प्रेशर कम हो गया। इसलिए इस बॉडी के अंदर ये दोनों घुस नहीं रहे, दैट इज वी टू लर्न। वी आल्सो लर्न वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉल्ड बायोन्सी फोर्स। जैसे हमारी बॉडी में हम इंजेक्शन लगाते हैं तो अंदर घुस जाती है, सेम वे में मैं शिप को यदि एक सी में या किसी चीज़ में भी रखूँगा तो वो सी का जो वाटर है क्या करता है, पानी जो है शिप को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करता है, एंड दैट पुशिंग इज कॉल्ड बायंसी फोर्स। और ये बायंसी फोर्स दो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, मीन्स एक करता है द अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, इस शिप ने कितना पानी डिस्प्लेस किया उस पर डिपेंड करता है। दूसरा करता है ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये पानी की जगह यदि शहद होता तो ये क्या होता, बॉयंसी फोर्स और जाता होगा, जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतना ज़्यादा फोर्स। कहने का मतलब यदि पानी की जगह एक तरह समझ लो लोहा ले लूँगा, आयरन ले लूँ तो सॉलिड हो गया, उस पर मैं शिप रख पाऊंगा, नहीं घुसा पाऊंगा, दैट मीन्स इतना ज़्यादा बॉयंसी फोर्स लग रहा है शिप में कि शिप उसके अंदर जा ही नहीं पा रही, राइट। बट हम बॉयंसी फोर्स जब भी बात करते हैं हम सॉलिड की बात नहीं करते, हम लिक्विड की बात नहीं करते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये समझ लें कि यदि जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतना ज़्यादा ये बॉडी अंदर नहीं जाएगी, और जितना ज़्यादा अंदर जाएगी बॉयंसी फोर्स उतना ज़्यादा होगा, दैट इज व्हाट वी सेड कि अमाउंट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, क्योंकि जितना अंदर गई उतना ही तो फ्लूइड बाहर आएगा। एंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, नॉट ओनली डेंसिटी ऑफ दिस, यदि ये शिप जो है लोहे की एक पूरा गोल बॉल हो जाए, दैट मीन्स वो डूबने का चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि एक यदि खाली बैलून होगा वो नहीं डूबेगा। इसलिए डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड
और कितना वो अंदर गया है, इन तीन चीज़ के ऊपर बायंसी फोर्स हमारा डिपेंड होता है। बायंसी फोर्स को मेजर कैसे करते हैं? बाय विद द सपोर्ट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है? बायंसी फोर्स होता है हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है और इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट। जितना इसने फ्लूइड डिस्प्लेस किया और उस फ्लूइड का जो वेट होगा उतना ही बायंसी फोर्स लगेगा। तभी हम बोलते हैं यदि शिप और अंदर गया मान लो, तो और ज़्यादा लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, दैट मीन्स उस लिक्विड का वेट ज़्यादा हुआ तो बायंसी फोर्स बढ़ गया। ये हमने सीखा था। We also learn density. Density is called mass per unit. Mass per unit volume. यूनिट मास की केजी होती है, वॉल्यूम की मीटर क्यूब होती है, तो डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? केजी पर मीटर क्यूब। हायर द डेंसिटी, हम बोलते हैं किसी चीज़ की डेंसिटी बढ़ गई, जैसे आयरन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू एनी एनी अदर थिंग। से फ्लूइड की बात करूँ तो हनी ले लूँ, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ज़्यादा डेंसिटी मीन्स वो मोर विस्कस हो गया, गाढ़ा हो गया। यदि घी को यदि हम उसको लोअर टेम्परेचर में क्या सॉलिडिफाई हो गया तो बोल देंगे अब उसकी डेंसिटी बढ़ गई, मास पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गया। क्लियर? एक वर्ड होता है रिलेटिव डेंसिटी। ये रिलेटिव डेंसिटी हमने किस लिए लिया था? सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड विद रेस्पेक्ट टू वाटर उसकी डेंसिटी सब्सटेंस की क्या है। तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर, सेम यूनिट के अंदर, अलग यूनिट में नहीं। यदि केजी पर मीटर क्यूब में ऊपर वाली सब्सटेंस की डेंसिटी है तो वाटर की डेंसिटी भी उसी यूनिट में लेनी होगी। दैट मीन्स दोनों सेम यूनिट होंगी तो क्या होगी? दोनों कट हो गई। तो रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली इज अ प्योर नंबर। एग्जाम्पल के लिए, relative density of the gold is 19.3. It means gold is 19.3 times heavier than density of water. Water से ज़्यादा भारी है। सेम वे में relative of density of kerosene is 0.81. That means kerosene is lighter than water. तो ये नंबर से देख के आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ पानी से ज़्यादा भारी है या पानी से कम भारी है। That is why we use the term relative density. So all these things we learn in chapter gravitation. Thank you.